फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमवीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एचएसएससी के जो एग्ज़ाम हुआ था, एचएसएससी का प्रोटेक्शन असिस्टेंट का जो ये एग्ज़ाम हुआ था, इसका पूरा सॉल्यूशन। इसका जो एग्ज़ाम का हमने मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों मैंने आपको बता दिया है। एक एक क्वेश्चन को मैंने क्या है आपके डिटेल वाइज मैंने पूरा समझाया है, ठीक है। एक भी ऑप्शन को मैंने नहीं छोड़ा है। जो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट लगा आपको मैंने ये बताया है भी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस टाइप में ये क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। अलग भी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको बताई है हर एक क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम करेंगे, ये हमारे पास रहेगा आफ्टरनून शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है 51 से। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में ये उठ रही है बातें कि 51 डायरेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या है 50 तक हमारे पास जो पोर्शन रहता है वो हमारा होता है नॉन टेक का, नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है 50 तक, ठीक है। नॉन टेक का मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास रीजनिंग, मैथ, साइंस, हमारे पास जियोग्राफी जो है, पॉलिटिकल है, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के सारी इसके अंदर नॉन टेक के अंदर 50 क्वेश्चनों में कवर हो जाती है। बाकी बचते हैं हमारे 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, हमारा टोटल टेक्निकल ही आने वाला है, ठीक है। तो टेक्निकल का जो पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अच्छी तरह से देखिए, समझिए हर एक क्वेश्चंस को, ठीक है, और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरी देखता है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो भी स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा उसके लिए हर एक एग्ज़ाम क्या है ईजी रहेगा, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है, तभी मैं क्या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। 51 क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। रास्ते में पड़ी खुली वायर है, तारों के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या होगा। अगर आप चल रहे हो रास्ते में आपको कोई खुली वायर दिखाई दे जाए और तारों के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, व्यक्तिगत संरक्षण उपकरण पहने, ठीक है। अब आप जा रहे हो, आपने ये वायर को टूटी हुई दिखाई दे ली आपने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, व्यक्तिगत जो संरक्षण उपकरण पहनेंगे। ये बात तो सिर्फ आपके लिए हुई, कोई दूसरा जो आएगा वहाँ पर तो उसको तो पता नहीं यहाँ पर वायर टूटी हुई है, ठीक है। तो ये बात तो नहीं हो सकती। सावधानी बरते, ये बात तो ठीक लग रही है, कुछ ना कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए पता नहीं है ना यहाँ पर वायर टूटी हुई है। अब बात मेन क्या है, बी ऑप्शन क्या बता रहा है, वायर और तारों पर हैजार्ड टेप लगानी चाहिए, ठीक है। हैजार्ड जो टेप हमें वो लगानी चाहिए। हैजार्ड टेप कौन सी होती है, खतरे की चेतावनी की जो पट्टी है वो हमें वहाँ पर लगानी चाहिए कि वहाँ पर हमारा खतरा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर बी एकदम सही रहेगा। अब मैं आपको हमारे पास जो चेतावनी वाले जो साइन होते हैं उनके बारे में बताता हूँ, और एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस उठते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो पूरी फ़ोटो वाइज एक एक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी चलते हैं फ़ोटो के साथ में। तो दोस्तों, आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, नो यूर सेफ्टी साइन, ठीक है। अपने सेफ्टी साइन को समझे। यहाँ पर क्या क्या सेफ्टी साइन होते हैं। सबसे पहला है प्रोहिबिशन, ठीक है। इसका मतलब है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर लिखा भी हुआ है यू मस्ट नोट, ठीक है। ये काम तो हमें करने ही नहीं चाहिए। डू नोट डू मतलब स्टॉप, रुक जाओ, ये काम हमें नहीं करने हैं। अगर आपको इस तरह के कोई साइन आपको दिखाई दे तो ये काम आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं कि आपका जो ये प्रोहिबिशन का जो साइन है वो किस टाइप का होता है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ठीक है। ये निशान होगा इसके अंदर। अब क्या होगा, हमारे पास गोलाई आकार में ये दे रखा है, ठीक है। रेड कलर का है, रेड कलर आपको ध्यान रखना है। बीच में पट्टी भी इसके अंदर रेड कलर की होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बीच के अंदर जो हमारा कलर होगा वो कौन सा होगा, वाइट कलर भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये हमारा कौन सा निशान हो गया, प्रोहिबिशन का हो गया। तो ये हमें करना नहीं चाहिए। अगर रेड का कोई निशान दे आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है मैंडेटरी, मतलब क्या है, ये तो आपको ज़रूर करना है, ये काम तो आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, ये जो निशान होगा मैंडेटरी का हमेशा ब्लू में बनता है, ठीक है। ब्लू का गोलाकार होगा इस तरह से।
ब्लू मीन ओबे, आज्ञा का पालन करना होता है। इसके अंदर अगर आपको सफाई रखनी है, कीप क्लियर, तो ये निशान होगा। अगर आपको हेलमेट वगैरह पहनना है तो इस तरह का निशान होगा ब्लू के अंदर। सारे जो वाइट कलर के अंदर ही बनेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्लू कलर का सर्कल होगा, उसके अंदर जो भी निशान बनेंगे वो वाइट कलर के बनेंगे मैंडेटरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वार्निंग। वार्निंग निशान क्या होता है, ये आपको चेतावनी दे रहा है भी आगे आपको नहीं जाना है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन या फिर रिस्क ऑफ डेंजर हैजार्ड अवार्ड अहेड, ठीक है। अभी आगे हमारे पास सावधानी बरतनी है हमें। इसके अंदर क्या रहेगा मेरे पास, इसके अंदर रहेगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, इस तरह से ट्रायंगल आकार का ये आपको साइन होगा। साइन ये हमारे पास येलो कलर का है इसके अंदर। अब अगर आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे, येलो कलर का साइन है और अंदर के कौन सा निशान होगा, अंदर हमारे पास ब्लैक कलर का निशान होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेंजर की प्लेट हमें, ये प्लेट हमें वहाँ पर लगानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेफ कंडीशन, मतलब यहाँ पर ये करने से आपको सेफ्टी मिलेगी, सेफ रहोगे आप, ठीक है। तो ग्रीन कलर का होता है सेफ का निशान, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और ये हमारे पास फर्स्ट एड का है, ठीक है। प्लस का निशान हमेशा वाइट में बनेगा और पूरा जो क्या है कलर ग्रीन में रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा तो नहीं, आपको ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये तो आपको याद करने ही होंगे और ये नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से कलर में बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फ़ोटो के साथ में आपने ये साइंस जो सिंबल्स दिखे हैं समझ में आ गए हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम इतने डिटेल से हमने समझ लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर लगे आपको धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, लेकिन एक क्वेश्चन से आपके लगभग 10 क्वेश्चन भी क्लियर हुए हैं, ठीक है। ये मत समझना भी एक क्वेश्चन हमने किया है, एक क्वेश्चन से में क्या है इतना टाइम लगा है, ठीक है। ये मत समझना कोई भी, एक क्वेश्चन से हमने कम से कम 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। तो मैं इसी तरह से आपको करवाता रहूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसके अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज केस ऑफ फायर, ठीक है। अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है, ये तो सभी को पता होता है, एवरीवन जानता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हैंड ग्लोव्स है, ये हमारे पास कैप होती है, हेलमेट होता है मानते हैं, ये हमारे पास क्या है शूज़ होते हैं, ठीक है। अब एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है, कहाँ पर यूज़ होता है। ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको फ़ोटो दी गई है, भी पूछा गया ये क्या है एक्सटिंग्विशर कौन सा है इसके अंदर, तो ये आपने बता दिया। लेकिन टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं विद फोटोज़। चलते हैं। तो यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है फायर एक्सटिंग्विशर की। फायर एक्सटिंग्विशर के अलग अलग हमारे पास टाइप्स है। ये देखते हैं सबसे पहला टाइप कौन सा है। सबसे पहला है वाटर टाइप, ठीक है। इसके अंदर वाटर होता है। दूसरा है हमारे पास फोम टाइप है, जिसके अंदर झाग होते हैं। तीसरा है हमारे पास ड्राई पाउडर, ठीक है, जो सूखा पाउडर होता है। और चौथा टाइप है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इस एक्सटिंग्विशर के अंदर, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की हमारे पास फायर होती है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी फायर है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर वुड यानी कि लकड़ी, पेपर या फिर कोई कपड़े से जो आग लगती है। दूसरा हमारे पास क्या है लिक्विड, ठीक है, किसी मतलब द्रवित से आग लगने वाली जो होती है हमारे पास लिक्विड आग होती है, जैसे कि पेट्रोल से होगी, डीजल से है, ठीक है। उसके बाद फ्लेमेबल गैसों से आग लगती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे मतलब हमारे पास शॉर्ट सर्किट वगैरह होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग जो लगती है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कुकिंग ऑयल एंड फैट्स जो आग लगने वाली है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की मैंने आपको बताई है फायर कौन कौन सी होती है। कौन सी फायर के अंदर कौन सा हमें एक्सटिंग्विशर यूज करना है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले क्या है जो आपके पास वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसको सिर्फ यूज कहाँ करते हैं, लकड़ी की आग लगी हो या पेपर की या क्लॉथ की, वहीं पर हम सिर्फ इसको यूज करेंगे, ठीक है। और कहीं पर भी इसका यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर आपके लिए स्पेशल नोट भी दिया गया है। स्पेशल नोट का मतलब क्या है, आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, यहाँ पर कभी भी आपको ये यूज़ नहीं करना। कहाँ पर, जहाँ पर लिक्विड से फायर हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगी हो, वहाँ पर इस वाटर टाइप का कभी भी यूज़ नहीं करना होगा, ठीक है। ये स्पेशल नोट भी आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, दूसरा है मेरे पास फोम टाइप, जिसे बोलते हैं झाग टाइप में। ये यूज़ कहाँ करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर वुड, पेपर और क्लॉथ के अंदर। दूसरा लिक्विड के अंदर आग लगी है उसमें भी यूज करते हैं। तीसरा क्या है ऑयल या फैट से जो आग लगती है उसके अंदर भी हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर नोट क्या है, नोट प्रैक्टिकली यूज फॉर होम, ठीक है। होम के अंदर यूज नहीं कर सकते हम प्रैक्टिकली, इसको इंडस्ट्री वगैरह में रखते हैं।
आगे जो मेरे पास तीसरा टाइप है वो है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर मतलब इसके अंदर सूखा पाउडर है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? इसको यूज़ हम लगभग सभी जगह कर रहे हैं। वुड, पेपर और क्लॉथ के अंदर भी कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर भी कर सकते हैं, गैसेज से आग लगी है वहाँ पर भी कर सकते हैं, और मेन जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगती है वहाँ पर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ड्राई पाउडर। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर मेरे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है एक्सटिंग्विशर है ये कहाँ पर यूज़ करेंगे? इसको यूज़ कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, और हम क्या है ऑयल या फैट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास? तो दूसरा एक और मेरे पास एक्सटिंग्विशर है CO2, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो जो एक्सटिंग्विशर दिखाई दिए हैं, कौन कौन से? ड्राई पाउडर और CO2 जो यूज़ कर रहे हैं हम किसके लिए? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी हमने पूरी डिटेल से इसको समझा है, आपको समझ भी आ गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा, इसके अंदर ये दिया हुआ था एक्सटिंग्विशर, ये तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, फायर केस के अंदर आप किस चीज़ को यूज़ करोगे? इनमें से एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको सारे टाइप बता दिए एक्सटिंग्विशर के, कौन कौन से टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? नेक्स्ट दिया हुआ है वोल्टेज, करंट, अवरोध, प्रवाहकता वगैरह नापने के लिए यंत्र साधन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वोल्टेज है, करंट है, प्रतिरोध है, कंडक्टेंस है, इनको नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनको नापने के लिए यूज़ करते हैं मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। मल्टीमीटर से किस चीज़ को नहीं नाप सकते? ठीक है, किस चीज़ को नहीं माप सकते वो आपको बताना है। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर, और मेरे पास क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, किस चीज़ को नहीं माप सकते ये आपको बताना है इनमें से। ठीक है, तीन आपके पास मान लीजिए ऑप्शन है, चौथा है ऑल ऑफ दी अबो। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि हमारे पास मल्टीमीटर है वो इनमें से तीनों में से किस चीज़ को नहीं मापता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पर मेरे पास ये जो फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये फोटो आप सभी जानते होंगे, ये हमारे पास स्क्रू गेज होता है। ठीक है, जो हमारे पास स्क्रू होता है, जैसे कुछ इस तरह से स्क्रू है। ठीक है, इस स्क्रू को मापने के लिए, हमारी इसकी जो मोटाई वगैरह देखने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? स्क्रू गेज को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर जो अलग डिटेल हम देखें तो हमारे पास क्या है? हेक्सा है। हेक्सा काटने के लिए, किसी वायर वगैरह को काटने के लिए होती है। स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा। ठीक है, जो हमारे पेच वगैरह कसने के लिए होता है। पाना, जिसे रेंच बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास नट वगैरह होते हैं, उनको कसने के लिए होता है पाना। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन है ये। 54 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हु प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट बाई पासिंग ए मैग्नेट थ्रो ए कॉपर वायर। अगर हम कॉपर वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक करंट पासिंग करवाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाती है। ये किसने बोला था? ये बोला था माइकल फैराडे जी ने बोला था। ठीक है, अब आपको माइकल फैराडे जी के जो नियम हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहला नियम क्या बोला था माइकल फैराडे जी ने? इन्होंने ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए मेरे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या है? चुंबकीय लाइनें जा रही है मेरी नॉर्थ से साउथ की तरफ, चुंबकीय लाइनें सारी जा रही है। अब मैंने क्या किया, कोई चालक तार को मैंने इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया। ठीक है, और ये चालक तार क्या करेगा? ये घूमेगा और मतलब ये जो चुंबकीय लाइनें इनको काटेगा। तो क्या हो जाएगा? चालक तार के अंदर क्या बनेगा? हमारा EMF उत्पन्न हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट नियम था फैराडे जी का। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलते हैं इसको हम। दूसरा नियम क्या था फैराडे जी का? दूसरा नियम ये बताया था फैराडे जी ने, जो हमारा ये EMF बना था, ये हमारा जो EMF है वो कितना EMF बना था, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, कितना इसका परिमाण था, तो वो होता है -N/d∅/dt। ये हमारे पास क्या है? फैराडे जी का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना होगा फैराडे जी के दूसरे नियम के हिसाब से। अब आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ये बताना है कि आपका जो माइनस का निशान है वो किस लिए लगाया है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है माइनस का निशान हम किस लिए लगाते हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन से परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, परमाणु केंद्र के जो चारों ओर कौन सा क्या चीज़ घूमते हैं। अब आपको एटम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है एक तो प्रोटॉन होता है, एक हमारे पास न्यूट्रॉन होता है।
प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमें पता है उदासीन होता है, सॉरी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होगा, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या है मेरे पास, ये हमारे पास बाहर ये कक्षा बनी होती है, ये कक्ष होते हैं इस तरह से। इस कक्ष के देखें तो कक्ष के अंदर क्या है, सबसे पहले वाले कक्ष के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर। दूसरे कक्ष के अंदर क्या है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा और बताऊँ, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो कक्ष होता है वो मेरे पास होता है K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N होता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कक्ष बने होते हैं। K कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। और एक बात और थोड़ी सी बताता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज, जो हमारे पास प्रोटॉन का जो मेरे पास द्रव्यमान होता है वो 1840 गुना होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये बात अभी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास प्रोटॉन का हम द्रव्यमान देखेंगे तो वो अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1840 से गुणा करेंगे तब मेरे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान निकलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। द फोर्स अप्लाइड टू ए कंडक्टर विच काज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इज कॉल्ड, ठीक है। कौन से फोर्स के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब आपको पता होना चाहिए वोल्टेज भी एक किस्म का क्या है, हमारे पास वोल्टेज भी एक किस्म का हम बोलते हैं फोर्स ही होता है। वोल्टेज के कारण ही क्या है, करंट फ्लो होता है। अगर वोल्टेज ना हो तो करंट फ्लो नहीं होगा। और वोल्टेज को ही एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले, वोल्टेज को ही हम प्रेशर बोलते हैं। वोल्टेज ये क्या है, दाब होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है। ये मेरे पास कोई सर्किट है। अब ये सर्किट यहाँ पर ओपन है, ये मेरे पास क्या है, लोड दिया हुआ है यहाँ पर। ये सर्किट ओपन है तो इस सर्किट के अंदर क्या धारा प्रवाह होगी, नहीं होगी, ठीक है। जब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कोई वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद यहाँ पर कोई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, तभी इस सर्किट के अंदर क्या है, धारा प्रवाह होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए वोल्टेज का हमारे पास क्या काम होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया वोल्टेज के बारे में। अब थोड़ा सा कैपेसिटेंस के बारे में बताता हूँ। कैपेसिटेंस हमारा लिखते हैं हम G से। बार बार हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा याद होगा। एक बार पढ़ने से बहुत से क्वेश्चनों में डाउट भी रहता है, ठीक है। तो बार बार पढ़ेंगे हम। ये कंडक्टेंस मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, फिर भी मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ और आप बार बार सुनोगे पढ़ोगे तो क्या है, आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो कंडक्टेंस जो है हमारे पास, चालकता जो है, इसे बोलते हैं G से लिखते हैं। कंडक्टेंस जो बराबर होता है हमारे पास 1/R के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस की इकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंडक्टेंस की इकाई लिखते हैं हम महो लिखते हैं, या फिर हम बोलते हैं साइमन, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं साइमन भी कंडक्टेंस की इकाई होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के हिसाब से कंडक्टेंस की इकाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ स्पेस फिलर मस्ट बी ग्रेटर देन डैश फॉर हार्ड सोल्डरिंग। अब हार्ड सोल्डरिंग के लिए आपके पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग वाले जो हमने एग्ज़ाम किया था इवनिंग शिफ्ट का, उसके अंदर भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा बताया था भी हमारे पास नॉर्मल सोल्डरिंग है उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और हमारे पास जो हल्की सोल्डरिंग है, ठीक है, एक तो हमारे पास ये हार्ड सोल्डरिंग है, ठीक है। अगर कोई नरम सोल्डरिंग हो उसके लिए हम कौन सा टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू दी हुई है अलग अलग बुक्स के अंदर, ठीक है। तो हम क्या है HSSC के अकॉर्डिंग चले तो HSSC ने इसका ऑप्शन माना है 450, ठीक है। तो आपको यही याद रखना होगा, जो हमारे पास हार्ड सोल्डरिंग का जो स्पेस फिलर का जो तापमान होता है वो होता है 450, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन से कार्य फ्लक्स प्रदान नहीं करता। अब फ्लक्स का मतलब क्या है, ये नहीं फ्लक्स हम फाई को बोलते हैं फ्लक्स, वो फ्लक्स नहीं है यहाँ पर हमारे पास। ये फ्लक्स है जैसे कि मान लीजिए दो आपको चीज़ किसी को दो मेटल है इनको जोड़ना है, आपने क्या यूज़ किया, आपने सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया है, ये आपकी सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक क्या है मेटल है जिसको आप पिघलाते हो, पिघलने के बाद यहाँ पर जॉइंट होता है। अब इस मेटल को क्या करते हैं हम, एक
थोड़ा सा लिक्विड लगाते हैं, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो किसी भी क्या है इलेक्ट्रिशियन की दुकान में जाके देखोगे आप, तो वहाँ पर आपको दिखाई को मिलेगा, या आप उनको पूछोगे फ्लक्स क्या होता है तो आपको आसानी से बता सकते हैं। एक डिब्बी होती है, डिब्बी के अंदर लिक्विड सा होता है, उसके अंदर इस वायर को डाल के, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर लगाते हैं तो वो क्या पिघलने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो हमारे पास फ्लक्स है वो क्या प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इस फ्लक्स का काम क्या है, मेन जिन पुर्जों को सोल्डर करना है उन पर जंग निकलना है, ठीक है, जंग नहीं लगने देता, मेन बात तो ये है। दूसरी बात, यह हवा बाहर ही रखता है, परिमाण स्वरूप अधिक जंग नहीं पकड़ता, ठीक है, हवा बाहर रखेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होने देगा तो जंग नहीं लगने देगा। तरल सोल्डर की टपकने की विशेषता को सुधारता है, ठीक है, इसे पिघलने में आसानी होती है जो हमारे पास सोल्डर है उसका। मेन जो इसका काम नहीं है वो क्या है, चिप पैकेज में सम्मिलित लीड्स को कनेक्शन छोरों से जोड़ता है, ये काम नहीं करता ये, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम 60 नंबर। इसके अंदर क्या दिया गया है, निम्न में से अवरोध की एसआई इकाई क्या है। अवरोध मतलब रेजिस्टेंस की एसआई इकाई पूछी है, तो आप सभी को पता होगा रेजिस्टेंस की एसआई इकाई होती है हमारे पास ओम, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर रो एल बटा ए, ठीक है। यहाँ पर रो क्या होता है, रो मेरे होता है रजिस्टिविटी जो कि पदार्थ पर निर्भर करता है, एल मेरी लंबाई होती है, और ए मेरी क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि हमारे पास वायर है, ये वायर कितना मोटा वायर है, ये हमारे पास क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम मानते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। फेराड के बारे में पूछे तो फेराड हमारी किसकी इकाई होगी, फेराड हमारी इकाई होती है कैपेसिटर की, ठीक है। कैपेसिटर जिसे आप संधारित्र बोलते हो, कैपेसिटर की इकाई क्या होती है, फेराड होती है। कैपेसिटर काम क्या करता है, कैपेसिटर स्टोर ऑफ एनर्जी का काम करता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हर्ट्स। हर्ट्स इकाई किसकी होती है, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की इकाई, सभी को पता होगा फ्रीक्वेंसी की इकाई हमारी हर्ट्स होती है। एक और इकाई फ्रीक्वेंसी की बोले आप जो पूछे तो CPS भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की ही इकाई होती है, CPS साइकिल पर सेकंड, ठीक है। एम्पियर आप सभी को पता होगा, एम्पियर हमारे पास जो धारा होती है, करंट होती है, उसकी इकाई मानी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट क्वेश्चन है तो मैं उनको एक बार क्या लेता हूँ और उनको मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से उनके डाउट क्लियर करता हूँ। तो देखिए चलते हैं डाउट क्वेश्चनों पे। यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, धीरे धीरे इस पूरे पेपर को हम कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए 60 क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेंगे, और मैं अलग से आपको डाउट क्वेश्चन है 5-6 वो आपको डाउट क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ जो कि एक फेवरेट स्टूडेंट्स ने भेजे थे, ठीक है। आपके पास भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप हमें भेजिए। तो चलते हैं डाउट क्वेश्चन से ऊपर। तो दोस्तों ये है सारे डाउट क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था डाउट उनके पास, चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम जिसे बोलते हैं रिलक्टेंस, इस पर निर्भर करता है। अब थोड़ी सी रिलक्टेंस की बात बताता हूँ मैं क्या होता है। रिलक्टेंस को हम प्रतिष्ठम को क्या लिखते हैं, एस से लिखते हैं, एस, ठीक है। एस से हम लिखते हैं प्रतिष्ठम को, रिलक्टेंस को। ये काम क्या करता है अब आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रतिरोध है हमारा, जिसे प्रतिरोध को हम लिखते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोध हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, जो कि धारा का, करंट का विरोध करता है रेजिस्टेंस हमारा। ये हमारा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। अगर बात करें हम चुंबकीय सर्किट के अंदर बात कर लें, चुंबकीय परिपथ की बात करें हम, तो क्या होगा, चुंबकीय परिपथ में जो एस हमारा होता है वो फ्लक्स को रोकता है। एक बार फिर से बताता हूँ अच्छी तरह से आपको मैं, चुंबकीय परिपथ में जो प्रतिष्ठम होता है हमारा वो फ्लक्स को रोकने का काम करता है, और इलेक्ट्रिकल जो हमारा सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को कौन रोकता है, प्रतिरोध रोकता है। ये आपको पता होगा। तो आपको पता चल गया प्रतिष्ठम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है किस पर निर्भर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रतिष्ठम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो S बराबर मेरे पास क्या होगा, MMF बटा में क्या होता है, फाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, MMF क्या होता है, N और I के बराबर होता है, बटा में क्या मेरे पास होगा, फाई। अब यहाँ पर प्रतिष्ठम का फॉर्मूला क्या बन रहा है, NI बटा में क्या बन रहा है, फाई, ठीक है। N क्या होता है मेरे पास, N होता है नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। कुंडली की लपेटों की संख्या होती है मेरे पास N। I मेरे पास क्या होता है, ये होती है मेरे पास एम्पियर्स, ठीक है। करंट जो होता है मेरे पास यहाँ पर I होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो मेरा जो
प्रतिष्ठा किस किस पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कुंडल यानी कि कॉइल में स्थित करंट की, करंट पे निर्भर कर रहा है। मैंने आपको अभी बताया है S बराबर NI बटा में क्या है, फाई है, करंट पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कुंडल के लपेटों की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है, तो हमारे पास N पे निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा A और B दोनों सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आप ही के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया गया है, हमें एक बल्ब दिया गया है जो कि औसतन 25 कैंडल पावर, इसके अंदर सीपी दे रखी है कितनी, 25 कैंडल पावर मुझे सीपी दे रखी है, पावर का प्रकाश पैदा करता है। इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स हमें निकालना होगा। ठीक है, कुल फ्लक्स निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, फ्लक्स निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सीपी गुना में ओमेगा। ओमेगा का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, 4 पाई रहेगा। ठीक है, ओमेगा मतलब होता है मेरे पास टेरेडियन एंगल या फिर सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 4 पाई रखेंगे हम, और यहाँ पर सीपी कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा 314। ठीक है, आप करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस लेवल के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता होती है। प्रतिरोधी परिपथ दे रखा है आपको, प्योर रजिस्टिव परिपथ है। इसके अंदर धारा और वोल्टेज का क्या संबंध होता है, मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया हुआ है। जब हमने एसी साइकिल पढ़ी थी, एसी एनालिसिस पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको ये लाइन बहुत बार बताई हुई है। क्या क्वेश्चन है ये, हमारे पास रजिस्टिव सर्किट है, उसके अंदर क्या होगा, जो मेरे पास अगर वोल्टेज ये जा रही है तो करंट मेरा इसी के ऊपर होता है, तो इसे बोलते हैं हम इन फेज। ठीक है, एक दूसरे के फेज के ऊपर ही क्या है, हमारे पास वोल्टेज और करंट जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपके पास शुद्ध प्रतिरोधी की जगह शुद्ध अगर आपके पास इंडक्टिव सिस्टम आ जाए, ठीक है, प्रेरकत्व सिस्टम आ जाए आपके पास, तो क्या करोगे आप, प्रेरकत्व के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो वोल्टेज है और करंट हमारा पीछे चलता है, ये वोल्टेज रहेगी तो करंट हमारा क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक है, इस केस में करंट लैगिंग होगा। कौन से केस में, इंडक्टिव के केस में करंट लैगिंग होता है। और अगर हम बात करें कैपेसिटिव के केस की, अगर हम बात करें कैपेसिटिव के केस की, कैपेसिटिव के केस में क्या होता है मेरे पास, जैसे कि ये वोल्टेज आ रही है तो करंट हमारा लीड करेगा, ये जाएगा करंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी पीएमएमसी जो उपकरण में बला घूर्ण भार का अनुपात होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाई टॉर्क जो दे रखा है हमें, हाई टॉर्क टू वेट रेशो जो हमारा होता है वो क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास हाई होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है हाई टॉर्क। ठीक है, तो इनके अंदर जो बला घूर्ण बटा में भार अनुपात क्या होगा, हाई होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं पीएमएमसी के बारे में। पीएमएमसी एक ऐसा उपकरण होता है वो जो सिर्फ डीसी ही सप्लाई पे काम करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीएमएमसी जो हमारे पास उपकरण है वो सिर्फ डीसी सप्लाई पे काम करता है, और पीएमएमसी सिर्फ क्या करता है, एवरेज वैल्यू को ही मापता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीएमएमसी किसको मापता है, औसत मान को मापता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए पीएमएमसी के बारे में। ठीक है, और एक चीज़ और, पीएमएमसी के अंदर जो डैम्पिंग हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एडी करंट डैम्पिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो इनको आप ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगी। अब आपके मान लीजिए दो प्रत्यावर्ती राशियाँ आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास वोल्टेज है और ये आपके पास करंट है, इनका जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर पूछा गया, तो क्या कहलाएगी ये, एंटी फेज। एंटी फेज तो क्या होता है, मतलब ये मेरे पास वोल्टेज है, अगर इसका 180 डिग्री का हो तो मेरे पास इसके विपरीत बनेगी। मान लीजिए ये V1 है, यहाँ पर V2 बनाएं तो मेरे पास 180 डिग्री का इनका अंतर होगा, उसे बोलते हैं एंटी फेज। ठीक है, फर्स्ट बात आप समझ गए। दूसरी बात क्या है, क्वाड्रेचर क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन फेज का मतलब मैंने आपको अभी बताया है, जो वोल्टेज ये है, करंट ये बनेगा, इन फेज के अंदर जो हमारे पास एंगल होता है वो बनेगा 0 डिग्री का, जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री का होता है इन फेज के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, क्वाड्रेचर हम बोलते हैं इस केस को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशियों की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुँचे क्या कहलाएगी? तो उसे तो हम लीडिंग राशि ही बोलेंगे। ठीक है, लीडिंग राशि का मतलब क्या है, मेरे पास शिखर मान होता है, पीक वैल्यू होती है, यहाँ पर पहुँच जाए तो उसे क्या बोलेंगे? लीडिंग वैल्यू बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं आपको समझ में आए हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने ये डाउट्स क्वेश्चन भेजे थे उनको भी समझ में आ गए हैं। और भी किसी भी फ्रेंड्स के पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर भेजें, उन्हें हम इसी तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए। जितने ज़्यादा शेयर करना है, और ये क्या होगा, जितने भी आप ज़्यादा शेयर करोगे उससे मैं क्या, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।